जिस दिन आप देखेंगे कि वे हृष्ट-पुष्ट युवाओं के रूप में विकसित होंगे, उसके बाद उन्हें जो चाहे करने दें, तो ये पूरा शहरी आवास, जहां लोग, कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी हमेशा चूहों पर प्रयोग करते रहते हैं। हम सभी इसी तरह आगे बढ़े हैं। चूहों का एक झुंड एक जगह ऊंची इमारतों में जमा हो गया। अब संक्रमण एक गंभीर बात है। निकटता के उस स्तर पर सभी प्रकार की चीजें संचारित होंगी। देखें कि क्या यही महामारी कोरोना वायरस, मान लीजिए 2 शताब्दी पहले यहां भी घटित हुई थी। दुनिया के किसी एक हिस्से में कहीं ना कहीं कुछ लोग मर गए होंगे। आज वुहान से ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये संख्याएं क्या हैं। वे कहते हैं कि उन 2 महीनों में कुछ 2700 उड़ानें वुहान से बाकी दुनिया के लिए रवाना हुई। ओह, यह एक बीमारी फैला रहा है। ठीक है, यदि हवाई यातायात न होता, वे आपस में फैल गए होते, शायद लोग इसे संभालने के लिए पर्याप्त लचीले होते, यह खत्म हो गया होता। संभवतः हजारों बार ये घटनाएं मानव जीवन पर कोई प्रभाव डाले बिना घटित हुई हैं। अब इंसानों के नजदीक होने के कारण जो कुछ आता है वैसा ही चला जाता है। तो क्या हम सब फैल सकते हैं, शहरों से दूर जा सकते हैं और खेतों में रह सकते हैं? ये हकीकत नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पेशे, काम, विभिन्न चीजों की प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देगी, जीवन शैली, ये सब। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोगों के बड़े समूहों में रहने के लिए अति संवेदनशील हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। यह एक बात है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे नहीं पता कि बायोम साइंस के लोग इसे कैसे देखते हैं। योग में हम जो भी भोजन पकाते हैं, यदि अधिक है, चूल्हे से उतरने के 1.5 घंटे बाद तक हम इसे नहीं खाएंगे। अगर यह मेरे सामने आ जाए तो मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कब पका था। अगर मैं बस इसे देखता हूं या इस पर अपना हाथ रखता हूं तो मुझे पता है कि इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर इन चीजों के प्रति संवेदनशील है। यह ग्रह पर सबसे परिष्कृत तंत्र है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप क्या सोचते हैं? ये सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है, ये सभी सुपर कंप्यूटरों का मदरबोर्ड है ना? ये है। तो आपके पास इतना असंवेदनशील उपकरण है, लेकिन आप कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि अपनी मस्तिष्क की गतिविधि को कैसे प्रबंधित करें। यह पागल हो रही है। क्योंकि हम अंत के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यह एक मानसिक दस्त है जो चल रहा है। दस्त होने पर आप भोजन का आनंद नहीं ले पाते। इसी प्रकार जब मानसिक अतिसार होता है, आपकी दिमागी क्षमताएं कम हो जाएंगी उल्लेखनीय रूप से। क्या ऐसा होगा? स्मृति हानि के संदर्भ में क्या ऐसा अन्य संकायों के नुकसान के रूप में होगा? क्या भेदभाव की हानि के संदर्भ में ऐसा होगा? ऐसा लोगों के साथ हो रहा है और लोग इसे सामान्य समझते हैं। मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण बताता हूं। मेरी परणानी एक 3 बनकर रहते थे। एक 113 साल की उम्र। उसकी शादी एक बहुत अमीर आदमी से हुई है। और आप जानते हैं कि उन दिनों भारत में इन्हें जमींदार कहा जाता था। उनके पास बड़ी मात्रा में जमीन होती थी और वे इसमें शामिल होते थे। एक बहुत बड़ी व्यावसायिक गतिविधि और ये सब। जब वह 68 वर्ष की थीं, तब उनके पति की मृत्यु हो गई। वह घर से बाहर चली गई और अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया। किसी भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। आपको समझना होगा कि ये भारतीय महिलाएं हैं। ये एक भारतीय महिला है, एक मंदिर बनाती है, कोई अन्य देवता नहीं। वह वहां जाकर बैठती है, अपने हाथ से एक छोटा सा मंदिर बनाया और लोग उससे मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उसके पास समाधान है और उसके पास था। तो मैं उस समय सिर्फ एक छोटा लड़का था और हम सभी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही अपने मूल स्थान पर जाते हैं। मुझे उस शहर में 35 से 40 दिन बिताने को मिलते हैं, अन्यथा हम सभी शहरों में रह रहे हैं। इसलिए जब मैं वहां जाता हूं और हम लगभग 36 बच्चे होते हैं, 3 से 20 वर्ष की उम्र के बीच, सभी चचेरे भाई बहन, देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाला एक पूरा समूह, सभी गर्मियों के लिए बाहर आ रहे हैं। तो उस वक्त बच्चे होने के कारण वो आ जाती थी। तब तक वह 100 से अधिक की हो चुकी थी। वह सीधे इस छड़ी की तरह है।
और खेत से, अपने मंदिर से वह पैदल घर जाती है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल है, और वह चलती है हमारे साथ और हर चीज में दिन बिताती है, और वह एक निश्चित जीवन जीती है। उसके जीवन का एक और आयाम है, आइए वहां ना जाएं। भोजन के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, यदि आप उसे नाश्ता देंगे तो पहली बात यह है कि वह इसे लेगी और चींटियों को खिलाएगी, वह गिलहरियों को खिलाएगी, वह गौरैया को खिलाएगी। आधे से ज्यादा तो इसी में चले जाएंगे और कुछ दिन वह बचा हुआ खाएगी। कभी कभी वह वहीं बैठकर उन्हें खाना खाते हुए देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हो, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। इसलिए कुछ स्वनियुक्त सलाहकार हमेशा मौजूद रहते हैं, यहां तक कि वे मेरे आसपास भी होते हैं। वे जाकर कहते हैं, बुढ़िया तू ऐसे ही बिना खाए मर जाएगी। वह बस हंसेगी और वहीं बैठी रहेगी। इन सभी सलाहकारों की मृत्यु हो गई। आपसे मुलाकात होगी और जीविका, और जब वह 14 वर्ष की हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। भारत में संस्कृति ऐसी है कि अविवाहित महिला धूम्रपान नहीं कर सकती। एक बार जब उसकी शादी हो जाए तो यह उसकी मर्जी है, अगर वह धूम्रपान करना चाहती है तो वह धूम्रपान कर सकती है। इसलिए वह पहले दिन चुनाव का अभ्यास करती है। तो मैंने उसे बीड़ी पीते हुए देखा है। आप जानते हैं, यह शुद्ध तंबाकू का पत्ता है, बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ नहीं, सिर्फ पत्ता ही है। बाहरी चीज ही तंबाकू का पत्ता है। वह इसे अंदर से धुआं देगी, अंदर की आग से, ऐसे, बाहर नहीं। वह हर दिन धूम्रपान करती थी और हर दिन तंबाकू चबाती थी। एक की उम्र में उसे गले का कैंसर हो गया। वह अंतर्निहित है। उसने अपना खुद का तरल पदार्थ बनाया। वह आखिरी दिन तक वह अपने लिए खाना बना रही थी। अपने हाथों से वह थोड़ा सा तरल बनाती है और धीरे धीरे इसे पीती है और बस वहीं बैठ जाती है। कोई नुकसान नहीं, अस्पताल, कोई दर्द निवारक दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बस वहीं बैठा रहा। के बारे में शायद 15 से 18 महीने कुछ इस तरह उसे भारी दर्द सहना पड़ा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वह 3 बजे मर गई। मैं आखिरी दिन तक कह रहा हूं, वह किसी भी अन्य की तरह तेज है, ठीक है। यह हर इंसान के लिए बहुत हद तक संभव है, बस यह मायने रखता है कि आप खुद को कैसे रखते हैं। अब हम सोच रहे हैं, यदि आपका 50 रक्तचाप सामान्य है, यदि आपकी 60 वर्ष की स्मृति हानि सामान्य है, तो यह क्या है? मानव शरीर इस प्रकार नहीं बना है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि जब तक आप जीवित रहें ये सभी चीजें काम कर सकें। कोई चश्मा नहीं, पढ़ लेगी किस? मैंने उसे एक 6 साल की उम्र में देखा है। उस उम्र में वह बैठती है और पढ़ती है बिना चश्मे के। आपने जो कहा उसके बहुत अच्छे प्रमाण हैं, वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मस्तिष्क नहीं करता। स्वाभाविक रूप से उम्र, मेरा मतलब है कुछ कार्य ऐसे हैं जो धीमे हो जाते हैं, लेकिन ये अवधारणाएं कि उच्च रक्तचाप और उच्च लिपिड और मस्तिष्क अधपतन सभी सामान्य घटनाएं हैं जो आप जानते हैं 60 या 70 साल की उम्र में होती हैं। और हमें अल्जाइमर रोग वाले लोगों के इस हिमस्खलन की उम्मीद सिर्फ इसलिए करनी होगी क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं। तो अभी यही तर्क है। और क्यों? मेरी समझ में उम्र के साथ केवल मोटर कौशल में कमी आ सकती है, यह समझ में आता है। किसी और चीज का नीचे आना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी शारीरिक चपलता पहले जैसी ना हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो यह मेरा मतलब है, यह स्वास्थ्य अवधि के बारे में अवधारणा है। आप जानते हैं कि वास्तव में यह व्यक्तियों के सामान्य स्वास्थ्य अवधि को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। दीर्घायु नहीं, बल्कि स्वस्थ अवस्था में दीर्घायु। लेकिन वह हमारा नहीं है, आर्थिक मॉडल पर आधारित है। फार्मास्यूटिकल उद्योग स्पष्ट रूप से इन बीमारियों को पसंद करता है जो 60 या 50 साल की उम्र में शुरू होती हैं और फिर जीवन भर बनी रहती हैं। जब भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर होता हूं तो एक बात मुझे हमेशा आकर्षित करती है। मैं उस चिकित्सा केंद्र के आकार की तुलना करता हूं जहां मुझे कई वर्षों या दशकों में आमंत्रित किया गया है, और वे सभी बढ़ रहे हैं, वे बढ़ते रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यह आवश्यक नहीं है। मेरा मतलब है, इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समस्या के मूल कारण से नहीं निपटते हैं। देखिए, बात यह है कि हम व्यावसायिक गतिविधि शुरू करते हैं प्रारंभ में मानवता की सेवा के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये आर्थिक इंजन इतना बड़ा हो गया है कि मनुष्य ईंधन है। हमें किसी भी तरह खुद को जलाना होगा।
अब आर्थिक इंजन चालू रखें। ये एक जटिल चीज है, ये इस समग्र दृष्टिकोण का कोई एक पहलू नहीं है। हम भूल गए हैं कि व्यावसायिक गतिविधि मानव कल्याण के लिए है। ये कहने के बाद आइए केवल समय बर्बाद न करें और उन चीजों के बारे में बात न करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम कहां बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम कर सकते हैं, अगर ये किसी तरह संभव है, जिसे हम इन सम्मेलनों और विभिन्न चीजों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हम योग्य चिकित्सा पेशेवरों का ध्यान आकर्षित कर सकें तो दुनिया में चिकित्सा की कई प्रणालियां हैं, लेकिन आज की दुनिया में स्वयं को व्यवस्थित करने में असमर्थता के कारण वे सभी केवल हाशिए पर हैं। यदि चिकित्सा की सभी वैकल्पिक प्रणालियों को एक साथ रखा जाए तो मुझे नहीं पता कि यह 2% भी है या नहीं। मैं स्थिति नहीं जानता, मैं बस अनुमान लगा रहा हूं, यह 2% या उससे भी कम हो सकता है। तो मूलतः यह है एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली। एक महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में मुझे लगता है कि छोटे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए फर्क लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक साधारण बात यह है कि एलोपैथिक प्रणाली अभी इसके इलाज में रोग सूचक है। आपके पास तापमान है, हम जानते हैं कि आपको कैसे ठंडा करना है। तुम्हें दर्द है, हम दर्द दूर करना जानते हैं। हमारे पास यह देखने की बात नहीं है कि इसका स्रोत कहां है। इससे बीमारी पर एक निश्चित राशि खर्च हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, वह आपके सामने गाड़ी चला रहा है और उन्होंने अपना इंडिकेटर चालू कर दिया, वे दाईं ओर मुड़ रहे हैं। आप बाहर निकालें। आप जानते हैं मैं टेनेसी से हूं, तो आप अपना निकाल लीजिए, रिवॉल्वर और गोली मारो, सूचक बाहर। और अब मुझे लगता है कि वह सीधे जा रहा है, नहीं, वह दाएं मुड़ रहा है, उसका इंडिकेटर खत्म हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि वह सीधे जा रहा है, लेकिन वह दाईं ओर मुड़ रहा है, इसलिए कुछ समस्या होगी। तो हम इस दृष्टिकोण से लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि हम रोग सूचक उपचार से अधिक कारण उन्मुख उपचार की ओर बदलाव कर सकें, जो मुश्किल हो सकता है क्योंकि चिकित्सा उद्योग और दवा उद्योग ने, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दवा कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है, ठीक है, हम स्वास्थ्य नहीं कह रहे हैं, हम स्वास्थ्य नहीं कह रहे हैं, केवल आजकल लोग स्वास्थ्य सेवा कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही वह सब कुछ है जो इसके साथ आता है। लेकिन यह मूलतः औषधि है। यह रूप या देखने का यह ढंग, दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इसीलिए हुई क्योंकि जब यह व्यवस्था विकसित होनी शुरू हुई तो सबसे बड़ा खतरा संक्रामक बीमारियां थीं। वहां प्लेग था, वहां मलेरिया था, वहां चेचक थी और यह और वह। इसलिए मुख्य रूप से एलोपैथिक प्रणाली उनका मुकाबला करने के लिए सामने आई, क्योंकि वे एक ही समय में पूरी आबादी का सफाया कर देंगे। तो उस संदर्भ में उन्होंने सही काम किया। आज भी लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपको कोई संक्रामक बीमारी है तो आप अपना इलाज आधुनिक चिकित्सा से करें, क्योंकि यह एक रासायनिक युद्ध है। यह सब आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कल अच्छा रहना चाहते हैं तो इससे निपटने का यह एक तरीका है। लेकिन चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य की तलाश करना बहुत, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, वास्तव में किसी के लिए भी यह संभव नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सभी रसायन कुछ न कुछ हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई केमिकल नहीं है। अगर मुझे यहां दर्द है तो कोई पेन किलर नहीं है, बस यहीं चला जाऊंगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। दर्द हमारे लिए हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। दुनिया में इतनी समझ रखते हैं कि अगर उन्हें दर्द नहीं होता वे अपने आप को टुकड़ों में काट लेंगे। नमस्ते, क्या आपने सभी नए फैशन नहीं देखे हैं? वे यहां वहां हर चीज में खुद को छेद रहे हैं, वहां बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं होता तो वे अपनी आंतें बाहर निकाल लेते और पेट की थैली को हैंडबैग बनाकर सड़क पर चलते। ये दर्द ही है जो फैशन को सीमित कर रहा है। और दर्द यह है कि अगर कोई साइकिल वाला आ जाए तो लोग पीछे हट जाते हैं, विनम्रता से नहीं। दर्द का नतीजा निकल जाए तो ट्रक भी आ जाए तो लोग ऐसे ही जाएंगे, तो वे जीवित भी नहीं बचेंगे। तो दर्द अच्छी बात है, इसलिए दर्द को मत मारो। दर्द का स्रोत क्या है यह अवश्य देखना चाहिए। क्यों दर्द का संकेत आ रहा है, इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप जानते हैं
जैसे संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था को सरल बनाना, जो एक जटिल प्रक्रिया है। तो जहां एक चीज समाप्त होती है वह यह बनाम वह नहीं है, जहां एक चीज खत्म होती है और दूसरी चीज शुरू होती है। हमारा स्वास्थ्य घर से शुरू होना चाहिए। हमारा भोजन, हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं। जब कुछ गलत हो जाए तो डॉक्टर आना चाहिए। आपको बचपन से ही कोई डॉक्टर नहीं देखना चाहिए आपकी कब्र के लिए। ये वैसा नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वो तरीका है जो हम करते ये हैं। इसी तरह है, क्योंकि एक बार जब आप एक उद्योग बना लेते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होती है। ग्राहक, ये हाँ, मेरा मतलब है इसे कुछ हद तक देखने के लिए या इसे अलग अलग शब्दों में कहने के लिए, मेरा मतलब है हम पैथोलॉजी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और पैथोलॉजी के लक्षणों से निपट रहे हैं, न कि इस पर जिसे सेल्यूलोजेनेसिस कहा जा रहा है। तो जो कारक हैं स्वास्थ्य को चलाना या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कौन से कारक हैं। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र जिसका प्रतिनिधित्व हमारा, आप जानते हैं, मस्तिष्क, आंत, शरीर करते हैं। इसलिए हम वास्तव में अभी इस दर्शन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक चीज गलत हो जाती है और हम इसका इलाज सबसे लक्षित तरीके से करना चाहते हैं। अगर इस तरह के उपचार से बहुत अधिक अतिरिक्त क्षति होती है तो कोई चिंता नहीं। मेरा मतलब यह है कि मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह यह है कि हमें उन कई चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से चलती हैं। उन कारणों की तलाश करें जिनके कारण कुछ चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और न केवल उन लक्षणों से निपट रही हैं बल्कि पहले से कहीं अधिक महंगे उपचार और इस तरह से जीवन को लंबा खींच रही है। इसलिए इस रोग देखभाल मॉडल, जहां हम जितना संभव हो उतने हस्तक्षेपों के साथ लोगों को यथासंभव लंबे समय तक जीवित रखते हैं, बजाय यह कहने के कि ठीक है वह क्या है अंतर्निहित। और मुझे लगता है कि मैं अब हमारी समझ के साथ जिस पर वापस आता रहता हूँ, ये अंतर संबंध है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिसे विज्ञान में अब एक्सपोजोम कहा जाता है, हमारी संपूर्ण प्रणालियों के साथ, वास्तव में यही कारण है कि हमें स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं हैं। और मुझे लगता है कि माइक्रोबायोम विज्ञान में अभी क्या हो रहा है कि अभी भी बहुत से लोग इन सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए अणुओं पर पेटेंट प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, यहाँ तक कि स्वयं सूक्ष्म जीवों पर भी पेटेंट प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, ये समझने के बजाय कि इनमें से कई खरबों का एक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे होता है। ये जीव जो हमारे अंदर रहते हैं और वे हमारे आसपास की दुनिया के साथ कैसे संवाद करते हैं, इसे समझते हैं और वहाँ हस्तक्षेप करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ लोग हैं जो पारिस्थितिकी से आए हैं, माइक्रोबायोम विज्ञान में चले गए हैं, जिनके पास वह दृष्टिकोण है। ये कोई एक जीव नहीं है, जीव एक रोग जनकट की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि बहुमत फिर से आर्थिक मॉडल द्वारा संचालित है। आप इस एक अणु पर प्रयोगशाला में अपनी अंतर्दृष्टि से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसे आप कुछ समझने या करने के बजाय नई अल्जाइमर दवाओं या नई पार्किंसंस दवा के लिए लक्ष्य मानते हैं। मेरा मतलब आपको एक अच्छा उदाहरण देना है, ताकि केंद्रीय कैलिफोर्निया की घाटी देश में सभी सब्जियों और, आप जानते हैं, पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का मुख्य स्रोत है। लेकिन मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो मेरे पास आए थे, वास्तव में अजीब लक्षणों के साथ, उनके बच्चे और माता पिता दोनों, और इतिहास लेने पर यह स्पष्ट हो गया कि ये धूल उड़ाने वाले उपकरण, ये विमान जो कीटनाशकों और जड़ी बूटियों का छिड़काव करते हैं, वे सीधे खेतों के ऊपर से उड़ते हैं ताकि बच्चों को घर में भागना पड़े और खिड़कियां बंद कर दो। यह के वर्ष में है। मुझे लगता है कि उन्होंने उन चीजों को रोक दिया है ना? ये मेरे इतिहास का वर्ष था और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें सभी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल लक्षण विकसित हो गए थे। पिताजी ने विकास किया, इसलिए वे मेरे पास आए। पुरानी कब्ज से पता चला कि उसे प्रारंभिक अल्जाइमर रोग था जो आंत से शुरू हुआ था, लेकिन एक ऐसी जगह जो पौधे आधारित आहार के लिए सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजन का उत्पादन करती है। वास्तव में इन गंभीर पुरानी समस्याओं में से कई का कारण इस उत्पादन में फेंके जाने वाले रसायन हैं, और मुझे यकीन है कि ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं। मैं भारत के बारे में नहीं जानता कितना व्यापक है। ऐसा नहीं है, ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरा है। देश के अलग अलग हिस्सों, कुछ हिस्सों पर निर्भर करता है। यह बुरा है। समस्या यह है कि यदि एक निश्चित राज्य एक निश्चित समृद्धि हासिल कर लेता है तो वे सोचते हैं कि उन्हें खुद को जहर दे देना चाहिए।